ये जो देगची में टुकड़े पड़े हैं, किसके टुकड़े हैं? ये पाँव के हैं। पाँव के हैं? ये किसके पाँव के हैं? जी किसके पाँव के हैं ये? मर्द के हैं, पता नहीं रानी के हैं। और इसके अलावा कोई कुत्ते बिल्ली का भी गोश्त खाया जी हाँ, एक कुत्ता भी खाया है? नहीं, जी। मुंह ऊपर करो ना। जी हाँ, एक कुत्ता भी काट कर। और तूने भाई ऊपर कर हाथ। अस्सलाम वालेकुम। हमारी कहानी शुरू होती है सायरा परवीन से, जिसकी उम्र 24 साल है। सायरा की 2 बहनें और 1 भाई था। सबसे अहम इंफॉर्मेशन, सायरा को थायराइड कैंसर था, वो भी स्टेज 4 पर, और सिर्फ चंद ही दिनों में वो इस दुनिया से रुखसत हो गई और इसे दरिया खान के कब्रिस्तान में दफनाया गया। अगले दिन जब सायरा के घर वाले फातिहा ख्वानी के लिए कब्रिस्तान आते हैं, वो देखते हैं कि सायरा के कब्र के साथ किसी ने छेड़खानी की है, और फिर पता चलता है कि सायरा की कब्र खोद दी गई थी। जल्दी ही गाँव वालों और अथॉरिटीज को इस वाक़े की खबर होती है, और थोड़ी देर तक जब वहाँ पुलिस पहुंचती है, पुलिस ने देखा कि सायरा की लाश कब्र से गायब है, लेकिन पुलिस को कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिलता जिससे मालूम हो सके कि सायरा की लाश को किसने निकाला। आज हम डिस्कस करेंगे सायरा के केस के बारे में। उसके कुछ ही दिनों बाद कब्रिस्तान का चौकीदार पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने बताया कि कुछ दिन पहले मैं रात को कब्रिस्तान की रखवाली कर रहा था। अचानक मेरी नज़र कब्रिस्तान के अंदर पड़ी तो अंदर एक शख्स नजर आया। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई जिन्नात है, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ जाने लगा। जब उसने मुझे अपनी तरफ आते देखा तो वो बाहर की तरफ भागने लगा, लेकिन मैंने उस शख्स का पीछा किया और उसके घर का पता लगाया। और बाद में जब मैंने उसके घर की मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की, मुझे पता चला कि ये 2 अली भाई हैं जिन्हें मैं अक्सर रात को कब्रिस्तान में देखता हूँ। उस इलाके के लोग भी उनसे डरते थे। चौकीदार के पूछने पर उन भाइयों ने बताया कि कब्रिस्तान में हमें सुकून मिलता है। जब पुलिस ने पूछा कि तुम्हें इन 2 भाई पर शक क्यों है, तो उसने बताया कि जिस रात सायरा की लाश गायब हुई थी, उस रात मैंने इनको कब्रिस्तान में देखा था। पुलिस ने जब उनके घर की रेड की, अंदर दाखिल होते ही देखा कि सामने मोहम्मद आरिफ नामी मुजरम चारपाई पर लेटा हुआ था। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पुलिस को कुछ खास सबूत नहीं मिला, लेकिन उस घर में एक कमरा था जिसको ताला लगा हुआ था। पहले तो आरिफ ने कमरा खोलने से मना किया, लेकिन जब पुलिस ने ताला खुलवाया तो इंटर होते ही पुलिस ने देखा कि एक पतीले के अंदर गोश्त पड़ा हुआ था, और इस पतीले के पास एक छुरी, कुल्हाड़ी जैसी चीजें पड़ी हुई थी, और साथ एक चारपाई के नीचे बोरी पड़ी हुई थी जिससे बदबू आ रही थी। जब इस बोरी को खोला गया तो उसके अंदर बॉडी मिलती है। ये बॉडी उसी सायरा परवीन की थी, लेकिन बॉडी कटी हुई थी। जब पुलिस ने पूछा कि बाकी बॉडी किधर है, तो आरिफ ने कहा कि इस पतीले में इसका गोश्त है जो हमने रात को खाया था, और उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसी वक्त आरिफ को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, लेकिन मजीद इन्वेस्टिगेशन के बाद मालूम हुआ कि आरिफ तो सिर्फ गोश्त खाने वाला था। लाश को कब्र से बाहर निकालने वाला और पकाने वाला इसका बड़ा भाई मोहम्मद फरमान था, और वही पूरे प्लान का मास्टरमाइंड था। कुछ ही देर के अंदर मोहम्मद फरमान को मालूम हो गया इसके भाई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, और अब इसकी बारी है। ये अपने किसी भी फैमिली मेंबर को कॉल नहीं कर सकता था, क्योंकि इसे पता था पुलिस ने सबको घेरा हुआ है। लेकिन बेवकूफ़ी का मुजाहरा करते हुए इसने अपने ब्रदर इन लॉ को कॉल की, एक टेम्परेरी रिहाइश के लिए। याद रहे कि आरिफ और फरमान दोनों की बीवियां इन्हें डोमेस्टिक वायलेंस की वजह से छोड़ चुकी थी, और फरमान के ब्रदर इन लॉ ने मुंह तोड़ जवाब दिया, कल तुमने किसी की बहन खाई, आज हमारी खाओगे? हमारे घर आने की हिम्मत ना करना, वरना पुलिस को बुला लूंगा। और उस कॉल के दौरान उसने समझदारी का मुजाहरा करते हुए फरमान से लोकेशन पूछी। जैसे ही पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चला तो कुछ ही मिनटों में पुलिस ने फरमान को अरेस्ट कर लिया। जब फरमान की हिस्ट्री पढ़ गई, पता चला कि स्कूल में एक इंतहाई इंटेलिजेंट स्टूडेंट था जिसके 19% से कम नंबर आना तो इम्पॉसिबल था, लेकिन यही ब्राइट स्टूडेंट बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा ये किसे मालूम था। कहानी में एक और ट्विस्ट बाकी था, एक ऐसा ट्विस्ट जो इन आदमखोरों की जिंदगी को बहुत आसान बनाने वाला था। पाकिस्तान में कभी कैनिबलिस्टिक एक्टिविटीज डॉक्यूमेंट ही नहीं हुई, ना तो मॉडर्न डे पाकिस्तान, ना ब्रिटिश इंडिया, और ना इससे पहले। इसलिए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई लॉ ही नहीं जो इंसान के गोश्त खानों को पैनलाइज करे, इसलिए इन्हें लीगली इस बात की सजा नहीं मिल सकती थी, तो इन्हें कब्र खराब करने की वजह से सिर्फ 2 साल की कैद सुनाई गई। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, लेकिन उससे पहले हमें कैनिबल्स के पीछे साइकोलॉजी को समझना होगा। इंसानी गोश्त खाना एक ऐसे बिहेवियर को दिखाता है जो एक्सट्रीम मेंटल और सोशल कंडीशन में डेवलप होता है। इसकी वजह रिचुअल, हंगर या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये ज़रूरत होती है, जैसे एक्सट्रीम स्टारवेशन में सर्वाइवल का मसला। दूसरी तरफ कुछ केसेस में ये क्यूरियोसिटी या पावर का सेंस भी खाता है। इंसान जब एक्सट्रीम लोनलीनेस, आइसोलेशन या इरिजॉल्व ट्रॉमा फेस करता है तो इनका माइंड इन डार्क और डिस्टर्बिंग एक्शन की तरफ एनालाइज कर सकता है। ये चीज़ हमने इन दोनों भाइयों में भी देखी।
पहले इन्होंने अपनी पावर और डोमिनेशन दिखाने के लिए अपनी वाइफ पर डोमेस्टिक अब्यूज किया। इसके बाद होने वाली लोनलीनेस के थ्रू इनके अंदर कैनिबलिस्टिक टेंडेंसीज पैदा हो गई। इंसानी मांस का एडिक्टिव होना ज़्यादातर साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर से ताल्लुक़ रखता है। जब एक इंसान इंसानी मांस खाता है तो इसका दिमाग यूनिक और हराम चीज़ को एक्सप्लेन करता है जो डोपामिन रिलीज़ करता है। साइंटिफिक स्टडीज़ ये भी सजेस्ट करती है कि इंसानी मांस का टेस्ट और टेक्सचर पे फेमिलियर और सेटिस्फाइंग लग सकता है, जो ज़्यादातर लालच बढ़ाता है। लेकिन एडिक्शन का ज़्यादातर ताल्लुक साइकोलॉजिकल ग्रेटिफिकेशन से होता है, ना कि बायोलॉजिकल क्रेविंग से। अब वापस आते हैं कहानी की तरफ। वो दोनों भाई जब अपनी सज़ा ख़त्म करके जेल से बाहर आते हैं तो उसके 1 साल बाद दरिया खान के इलाके में पुलिस को शदीद बदबू की शिकायत मिलती है। जब आरफ और फरमान का घर चेक किया जाता है तो उसमें एक बच्चे का सर तन से जुदा मिलता है। इन्होंने जेल से बाहर आने के बाद भी आदमखोरी नहीं छोड़ी थी और अब इससे ज़्यादा खतरनाक हो गए थे। पुलिस ने उसी वक्त उन्हें कस्टडी में ले लिया, लेकिन कानून में इसकी अभी भी कोई सज़ा नहीं थी और फिर इन दोनों पर एंटी टेरर कोर्ट में मुकदमा चलाया गया, क्योंकि इन दोनों ने पूरी कम्युनिटी के अंदर टेरर और डर का माहौल क्रिएट किया हुआ था और एंटी टेरर कोर्ट ने इन दोनों भाइयों को मेंटली अनस्टेबल करार दिया। इसीलिए जज इन्हें सजाए मौत या उम्र कैद के बजाय 12 साल की सजा देता है। यहाँ एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ये वाकया पाकिस्तान की हिस्ट्री का वाहिद डॉक्यूमेंटेड कैनिबल्स केस है, क्योंकि वाकई इंसानी गोश्त खाने पर 12 साल की सजा होनी चाहिए जो इन दोनों भाइयों को सजा मिली। क्या ये सजा जस्टिफाइड है? अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।